वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम ओ लेवल के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या ट्रिपल सी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है आपके, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हम बात करें आज के हमारे टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक प्रीवियस ईयर के ओ लेवल के पेपर को आज हम कराएंगे, जिसमें ये पेपर सेट है आपका जुलाई 2013 का। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जितने भी अभी तक आप लगा चुके हैं उसमें से अगर जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उसमें से हर एक सेट में कुछ ना कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। ऐसे ही अगर आप 10 से 15 सेट लगा लेते हैं तो आपको 60 से 80% तक पेपर आपका रिपीटेड मिल जाता है। इसलिए ओ लेवल एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ज़रूर लगाने चाहिए। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चंस की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टोटल 40 नंबर के आएंगे, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर हम 4 पार्ट की बात करें तो 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस होता है, 10 नंबर का ट्रू फॉल्स होता है, 10 नंबर के आपके मैचिंग होते हैं और 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये जो पेपर का सेट है ये जुलाई 2013 का सेट है, जो कि केवल इंग्लिश में ही है पेपर, लेकिन आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की 1.1 की, ऑन द इंटरनेट विच वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ मोस्टली वाइडली यूज्ड। अगर हम बात करें मोस्ट वाइडली यूज्ड की, तो आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और वी का मतलब क्या हो गया, वर्जन, और 4 का मतलब हो गया 4। अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन की 4 की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 भी आता है और वर्जन 6 भी आता है। लेकिन अगर हम बात करें 6 की, तो 6 अभी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है जितना IPv4 है। इसीलिए हम कहते हैं कि IPv जो हमारा IPv वर्जन है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड है। इसलिए यहाँ पर 4 भी यूज़ होता है, 6 भी यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ करने की हम बात करें कौन सा हो रहा है, तो वो कौन सा है, हमारा IPv4, जिसका साइज़ कितना होता है, अगर हम बात करें तो कितना होता है, 32 बिट्स का। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट क्या होगा, ऑन द इंटरनेट विच वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2, अ वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब सबसे पहले क्वेश्चंस आते कैसे हैं, अगर पिछले सेट में आपसे किसी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको बाकी की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी पिछले सेट में आपने देखा था, वहाँ पर एक ऑप्शन था कि व्हाट इज़ द पब्लिशिंग टूल, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपके था कि फ्रंट पेज। तो वहाँ पर जो ऑप्शन था वहाँ पर क्या था, आपके फ्रंट पेज था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पेपर में वही पूछा जाए। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रंट पेज क्या है, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको डेवलप किसने किया है, कभी इसमें आपको कुछ और भी बनाकर पूछा जा सकता है। तो अगर हम फ्रंट के पेज की बात करें, 1.2 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर इसका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा जो फ्रंट पेज है ये क्या करता है, तो वहाँ पर था कि इट इज़ अ वेब पब्लिशिंग टूल। लेकिन यहाँ पर आंसर में क्या है, क्वेश्चन क्या है, अ वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वहाँ पर आपको पता था कि फ्रंट पेज क्या है, वेब पब्लिशिंग टूल है। वहाँ पर यही बात आपसे पूछी गई थी कि व्हाट इज़ फ्रंट पेज, तो आपको बताना था कि वेब पब्लिशिंग टूल, या क्वेश्चन में था कि वेब पब्लिशिंग टूल कौन सा, तो फ्रंट पेज। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि ये वेब पब्लिशिंग टूल है, और ऑप्शन में आपके ये दिया है कि फ्रंट पेज, तो आप समझ तो जाएंगे फ्रंट पेज। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रंट पेज इज़ अ वेब पब्लिशिंग टूल। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि व्हाट इज़ द वेब पब्लिशिंग टूल, तब आपका आंसर होगा फ्रंट पेज। फिर आ सकता है हु डेवलप्ड इट, तो आपका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर ये बात भी आपको अलग से ध्यान को हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाए कि हु इज़ डेवलपर।
तो आपको याद रखना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, नेटस्केप नेविगेटर, हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट पेज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कुकीज़। अगर हम बात करें कुकीज़ क्या होती है, तो सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि कुकीज़ होती क्या है। कुकीज़ का मतलब ये होता है कि जब आप वेब ब्राउज़र पर कुछ भी, जैसे कि आपने कुछ डाला वहाँ पर, तो जब भी आप वेब ब्राउज़र पर कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपके जो सर्चिंग रिज़ल्ट्स होते हैं वो ब्राउज़र में जाकर उस साइट की विंडो में क्या हो जाता है, सर्वर पर आपके जो कंटेंट हैं, टाइप्ड रिज़ल्ट हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। जिससे कि ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर डिवाइस पर काम करने वाला जो यूज़र है वो किस टाइप के कंटेंट को लाइक करता है। जिससे क्या होता है कि उसके डिवाइस पर या वो जहाँ लॉगिन होता है वहाँ पर उसी की विश लिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर कंटेंट आता है। सपोज़ दैट अगर आप YouTube की बात करें तो YouTube में आप चाहे किसी चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा ना करें, लेकिन आप जिस टाइप के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं उसी टाइप के आपके वीडियो आपके YouTube में वीडियोस दिखाई देते हैं। अगर आप कॉमेडी वाला पसंद करेंगे तो आपको कॉमेडी दिखाई देगा, जितने भी वीडियोज़ आएंगे मोस्टली। अगर आप वहाँ पर देखना चाहते हैं कि जो विंडो है अगर आप वहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड देखना चाहते हैं तो वहाँ एजुकेशनल वीडियोस ज़्यादा आएंगे। अगर आप पॉलिटिकल देखते हैं ज़्यादा तो वहाँ पर पॉलिटिकल्स ज़्यादा आएंगे। अगर आप डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर उस टाइप से रिलेटेड। तो कुकीज़ का मतलब क्या होता है, कुकीज़ का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपके रिजल्ट्स होते हैं वहाँ पर ये देखा जाता है कि यूज़र को क्या पसंद है, तो वो उनकी जो चीज़ हम सेव करते जाते हैं, जो हम वहाँ पर खोजते हैं, वो उस सर्वर पर जाकर क्या हो जाते हैं, अपलोड हो जाती हैं। वहाँ पर वो चीज़ें क्या कर ली जाती हैं, सेव कर ली जाती हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो यूज़र उस जगह पर लॉगिन करता है तो उसे उस टाइप की चीज़ों के लिए क्या कर दिया जाए, रिकमेंड करा दिया जाए कि आपके लिए इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर सपोज़ कोई आप अमेज़ॉन पर जाते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उस टाइप के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो जब आप अमेज़ॉन की साइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको उसी टाइप का प्रोडक्ट ज़्यादा दिखेगा जिस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप सर्च करते हैं। तो कुकीज़ का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ हम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यूज़र की पसंद और नापसंद के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन सर्वर साइट पर ले ली जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर यूज़र उस चीज़ को लॉगिन कराता है तो हमें यूज़र को कैसे रिस्पॉन्स करना है। वैसे तो कुकीज़ में क्या होता है कि इसमें जो है ये ख़तरनाक भी होती है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन को क्या कर लिया जाता है, हैक भी कर लिया जाता है। क्योंकि कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पर वो कुकीज़ को डायरेक्टली सेव करती है, जबकि कभी कभी क्या होती है कि वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी कुकीज़ को क्या करा देती है, सेव करा देती है। सपोज़ दैट अगर हम बात करें, आप किसी वेबसाइट पर हैं, अमेज़ॉन की वेबसाइट पर हैं, आप कुछ भी खोजते हैं तो वो वहाँ पर उसी साइट पर सेव होगा, लेकिन अगर वहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट विंडो वगैरह खुली है तो वो जो एडवर्टाइजमेंट विंडो है वो डायरेक्टली अमेज़ॉन से कनेक्टेड है या फिर वो किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के थ्रू वहाँ पर विजिटेड है कि वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, विज़िट कर रहा है, वो आपकी एक्टिविटीज़ को विज़िट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके डाटा का क्या हो सकता है, हैक हो सकता है। ये तो ऑप्शनल होता है कि आप कुकीज़ सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ कुकीज़। तो कुकीज़ की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ कुकीज़, तो यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन सेंड टू द कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड लेटर टू गिव इंफॉर्मेशन बैक टू अ विजिटेड वेबसाइट। कि मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेंड कर दी जाती है कंप्यूटर पर यूज्ड करने के लिए बाद में बैक टू विजिटेड वेबसाइट, ताकि अगर बाद में आप उस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको आपकी जो सर्च जो जैसे आपने डाटा सर्च किया है उसी टाइप के आपको रिज़ल्ट क्या कर दे, वो शो करा दे। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 1.3 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP इज़ एसोसिएटेड विद।
सबसे पहले कि व्हाट इज़ SMTP। तो पिछली बार में जैसे कि पिछले जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसमें ये था कि व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ SMTP। तो SMTP क्या होता है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म अगर हम देख लें तो फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो ये हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं कि SMTP का यूज़ क्या होता है। तो मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP का यूज़ होता है, लेकिन किस टाइप की मेल को? इलेक्ट्रॉनिक मेल को। तो यहाँ पर क्या होगा, ये किस टाइप की चीज़ों को एसोसिएट करता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल को। इंटरनेट पर जो भी काम होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वे में और सॉफ्ट कॉपी में ही होते हैं। तो SMTP इज़ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ क्या कर जाता है? एसोसिएट हो जाता है। अब अगर हमारा आंसर 1.4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योर सॉकेट लेयर अ प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाई। अगर हम बात करें सिक्योर सॉकेट लेयर की, तो क्वेश्चंस में तो अब प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके या फिर आने वाले एग्ज़ाम में आपसे अब इससे रिलेटेड कोई अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज़ आपको SSL दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSL, तो वहाँ पर आपको आंसर क्या देना होगा? सिक्योर सॉकेट लेयर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या कर दिया गया है? क्वेश्चन को पलट दिया गया है कि आपसे अब ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSL। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली इसने पूछ लिया है कि हु इज़ डेवलपर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अगर 1.5 की हम बात करें तो नेटस्केप। अगर जैसे कि वहाँ फ्रंट पेज से पूरा पूछा था क्वेश्चन, वहाँ पर आपसे पूछता कि SSL क्या है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया कि हु इज़ डेवलपर। तो किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो उसके डेवलपर को भी आपको पता होना चाहिए, और मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। तो SSL अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSL। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर, फर्स्ट वन। और सेकेंड वन हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि आप प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाई, ये प्रोटोकॉल किसके थ्रू डेवलप हुआ है? तो नेटस्केप के थ्रू डेवलप हुआ है। वैसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं लेनी, फिर भी इन शॉर्ट अगर हम बात करें व्हाट इज़ SSL, तो SSL एक तरह का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे, एक तरह का ऐसा प्रोटोकॉल होता है जहाँ पर जो ये आप कोई विज़िट करते हैं वेबसाइट, तो वहाँ पर STTP लिख कर आता है, HTTPS लिख कर आता है। तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है कि कब HTTP आएगा, कब HTTPS है। ये नहीं कि कोई भी वेबसाइट होगी वहाँ पर वो ऐसे हो जाएगी। पहले उस चीज़ को वो जो वेबसाइट है वो ट्रस्टेड है कि नहीं, उसको खुद एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब वो इस चीज़ को अपने साथ क्या कर सकती है? यूज़ कर सकती है। तो वहीं पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट को जनरेट कराया जाता है कि सिक्योर सॉकेट लेयर। वहीं तो STTP और HTTPS, इन्हीं दोनों बातों में जो डिफरेंस होता है S का, वहीं पर हम यूज़ करते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर का। ये ऐसे ही HTTPS वाला हमें जो है नहीं मिल जाता है। अब हम बढ़ते हैं, तो अगर हमारा 1.5 की बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा? 1.5 का हमारा आंसर होगा नेटस्केप। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट सुटेड फॉर नेटवर्क इन अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग में सबसे जो नेटवर्क यूज़, जैसे कि 3 ही टाइप के आपके नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन और वैन। तो अगर हम बात करें कि लैन की, तो लैन फेमस ही होता है बिल्डिंग एरिया नेटवर्क के लिए। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1.6 का हमारा 1.6 का आंसर होगा लैन। लैन इज़ स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम लैन की बात करें तो लैन सबसे कम एरिया को कवर करता है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है? सबसे ज़्यादा। जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसका एरिया उतना ही कम होगा, और जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी, क्योंकि ज़्यादा दूरी तय करने में समय ज़्यादा लगता है, जबकि कम दूरी तय करने में क्या होता है? समय भी कम लगता है, और डाटा की जो रेट है फ्लो की वो क्या होती है? स्पीडली होती है। तो 1.6 में अगर हम बात करें हमारा आंसर क्या होगा, तो 1.6 का हमारा आंसर होगा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर सेंड ओवर इंटरनेट इज़, अगर हम बात करते हैं पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो हम इंटरनेट पर क्या करते हैं, सेंड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर सेंड ओवर इंटरनेट इज़, तो वो हमारा आंसर क्या होगा, पैकेट्स होगा। हमारा आंसर क्या होगा, पैकेट्स। जैसे कि पैकेट्स के लिए ही हमने बताया था कि पैकेट स्विचिंग कहाँ पर होती है, पैकेट स्विचिंग हमारी कहाँ किस लेयर पर होती है, तो वो होती है हमारी नेटवर्क लेयर पर। और नेटवर्क लेयर पर कौन सी डिवाइस काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क लेयर पर आपका राउटर काम करता है। कुछ चीज़ों में अजम्पशंस भी होते हैं कि क्या राउटर वहीं काम करता है, लेकिन जब कोई चीज़ किसी जगह के लिए किसी खास वजह से उस जगह के लिए मेन बनाई जाती है, तो वहाँ पर पेपर बाय डिफ़ॉल्ट उसी चीज़ से पूछता है। बाकी जैसे अगर आपके पोर्ट नंबर वगैरह की बात करें, जैसे अगर हमने कह दिया कि इसका पोर्ट नंबर ये होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम पर पोर्ट नंबर सेम हो, कभी कभी पोर्ट नंबर चेंज भी हो जाता है। वहाँ पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस टाइप में यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें HTTP और HTTPS की, तो ये इनका पोर्ट नंबर अगर पूछा जाता तो हो जाता है सेम, लेकिन अगर वहाँ बात आती है SSL के थ्रू अगर हम कोई पोर्ट नंबर ले रहे हैं, तो वहीं पर वो पोर्ट नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए कभी कभी आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो राइट तो सभी होते हैं, लेकिन उसमें से एक क्या होता है जो सबसे ज़्यादा सटीक होता है, इसलिए आपको वही आंसर करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि एक ऑप्शन अगर कहीं एक जगह सही हो जाए तो वो दूसरी जगह भी सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जगह वो ऑप्शन नहीं थे जो आपके पहले थे। तो अगर हम बात करें 1.7 की, द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर सेंट ओवर इंटरनेट इज़ कॉल्ड पैकेट्स। हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1.7 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट। सबसे पहले अगर हम वैलिड इमेज फॉर्मेट की बात करें तो TIFF भी होता है, GIF भी होता है, JPEG भी होता है, लेकिन MPEG कोई भी इमेज फॉर्मेट नहीं होता है। ऊपर के ABC ये तीनों ही इमेज के फॉर्मेट होते हैं, जबकि MPEG कोई भी इमेज का फॉर्मेट नहीं होता है। इसलिए हमारा 1.8 का आंसर कौन सा ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिजिकल केबल हैज़ फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब ट्रांसमिशन स्पीड। तो ट्रांसमिशन मीडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारी कितने टाइप्स की आती है, फिज़िकल आती है और नॉन फिज़िकल आती है, जहाँ पर हम गाइडेड और अनगाइडेड कहते हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में बहुत सारे आपको दिए हुए हैं, तो हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हो, फिज़िकल। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फ़िज़िकल पूछी जा रही है आपसे। तो फिज़िकल में जैसे कि पता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे ज़्यादा स्पीड देती है, ट्विस्टेड से भी ज़्यादा, कोइक्सवेल से ज़्यादा, और फाइबर में क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। तो अगर हम फिज़िकल केबल की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो 1.9 का कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एप्लेट इज़, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच की अगर हम बात करें तो ये HTML में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर आप अदर लैंग्वेज का भी यूज़ कर लेते हैं, उसको उस चीज़ में क्या कर लेते हैं, एम्बेडेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपसे एप्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। 1.10 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ एप्लेट। तो एप्लेट की अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ एप्लेट, तो एप्लेट में क्या होता है, प्रोग्राम होते हैं जैसे कि जिसको हम किसी अदर एप्लीकेशन के साथ यूज़ करते हैं। सपोज़ दैट आपने HTML की प्रोग्रामिंग की, तो HTML में अगर आप चाहें तो वहाँ पर जावा स्क्रिप्टिंग की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके टैग को भी क्या कर सकते हैं, HTML में एम्बेडेड कर सकते हैं। तो एप्लेट का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम दैट कैन बी एम्बेडेड इन अनदर एप्लीकेशन। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको आप किसी अदर एप्लीकेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एप्लेट। और ये हमारा किस में है, प्रोग्रामिंग में। 1.10 का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, जो कि हमारा क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स टोटल कितने नंबर्स के हैं, तो ट्रू फॉल्स टोटल जो नंबर्स हैं वो भी कितने हैं, टोटल 10 नंबर्स के हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ। हमारा फर्स्ट ट्रू फॉल्स यानी कि 2.1, TCP/IP डिवाइड्स द
मैसेज इनटू पैकेट्स दैट आर सेंड ओवर द लाइन्स एंड डायरेक्टली बाय राउटर्स टू देयर डेस्टिनेशन। अगर हम 2.1 की बात करें तो टीसीपी और आईपी जो है मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये जो पैकेट्स में डिवाइड करता है तो पैकेट्स आपकी रहती कौन सी लेयर पर है, तो ये तो आपको पता है ना कि वो रहती कौन सी लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर है। और नेटवर्क लेयर पर काम कौन करता है, राउटर काम करता है। तो ये आपका जो ऑप्शन, ये जो आपका ट्रू फॉल्स है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर कहते हैं कि नेटवर्क लेयर पर, तो भी आपका आंसर सही है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राउटर के थ्रू डायरेक्टली भेजा जाता है, तो हाँ ठीक है। क्यों, क्योंकि राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पर। राउटर का काम क्या यहाँ पर हो जाएगा कि टीसीपी आईपी के साथ पैकेट्स को, मैसेज को क्या कर दे, पैकेट्स में डिवाइड कर दे और उसको लाइंस के थ्रू नेटवर्क पर क्या कर दे, डायरेक्टली सेंड कर दे। अगर हम बात करें तो राउटर होता क्या है, तो राउटर एक डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, टू फाइंड बेस्ट पाथ इन गिवन पाथ। लेकिन वो पैकेट्स को भी क्या कर लेगा, साथ में कैरी कर लेता है। इसीलिए वहाँ पर नेटवर्क लेयर ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, और उसके जगह पर क्या है, राउटर। क्यों, क्योंकि राउटर काम ही करता है नेटवर्क लेयर पर, इसलिए हमारा 2.1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2। A permanent assigned IP, one that is given to a computer or router connected to the internet, is called dynamic IP address। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा थ्योरी यहाँ पर समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस और नीचे लिखा हुआ है डायनेमिक एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस अगर ये है होता तो यहाँ पर ये डायनेमिक एड्रेस ना कहलाता, फिर वो क्या कहलाता, एक तरह का स्टैटिक एड्रेस। तो यहाँ पर परमानेंट और डायनेमिक ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, फॉल्स। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3। IPv6 द लेटेस्ट IP रूटिंग प्रोटोकॉल हैज़ IP साइजेज ऑफ 128 बिट्स। तो IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो 6 है, क्या उसका जो साइज़ या फिर जो हम लेंथ की बात करते हैं उसका साइज़ कितना है, तो उसका साइज़ होता है हमारा 128 बिट्स। तो हमारा ये आंसर क्या होगा, ये आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग कुकीज़ फाइल्स ऑफ वेब ब्राउज़र कैन कीप ट्रैक ऑफ द वेब पेजेस यू विजिट। यहाँ पर 2.4 क्या हो जाएगा, 2.4 जो है ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम जो वेबसाइट विज़िट कर चुके होते हैं और आगे हम विज़िट कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों की इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, कुकीज़ के थ्रू वेबसाइट में जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको वो ट्रैक कर लेता है, ताकि बैक अगर मान लीजिए वापस से कभी यूज़र उस चीज़ पर जाता है, लॉगिन करता है, तो उसकी पसंद से रिलेटेड डाटा उसको दिखाए जाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 है। आ मेटा सर्च इंजन्स मेंटेन इट्स ओन डाटाबेस इंफॉर्मेशन। जैसा कि अभी प्रीवियस में जो एक क्वेश्चन था वहाँ पर लिखा हुआ था कि सर्च इंजन्स जो होते हैं वो डाटाबेस को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो वहाँ पर ये ऑप्शन ट्रू था कि डेटाबेस को वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्च इंजन नहीं लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है, मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन बाकी सर्च इंजन से क्या करता है, कम्युनिकेशन करके उनके साथ कनेक्ट होकर बाकी सर्च इंजन्स के डेटाबेस के हिसाब से उन चीज़ को एक्सेस करके यूज़र की विंडो पर क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर मेटा सर्च इंजन्स अपना डेटाबेस खुद का कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं कर सिक्योर या कनेक्ट या फिर कलेक्ट करता है। वो क्या करता है, बाकी जो सर्च इंजन्स उससे कनेक्टेड हैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन को लेकर तब जाकर उन क्लाइंट की साइट में देता है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो 2.5 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाए, क्योंकि मेटा सर्च इंजन खुद का डाटाबेस नहीं रखता। ये मेटा सर्च इंजन बाकी सर्च इंजन से डाटा लेकर तब ये विंडो में दिखाता है किसके, जो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2.5 क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो 2.5 है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6।
image, a lot of information is lost from the original image. It can be reconstructed from the file containing dithered image. अगर हम बात करें कि जो dithered image होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी इमेज होती है जहाँ पर जो फाइल का ओरिजिनल कलर्स वगैरह है, कुल मिलाकर इसमें कलर्स वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट टाइप की जो पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारे आप वेबसाइट वगैरह पर जाएंगे तो एक अजीब सी जो पिक्चर्स होती है ब्लैक एंड वाइट में, जहाँ पर आपको अलग अलग दूर दूर कलर्स ब्लैक और वाइट फॉर्मेट में ही भरे हुए दिखाई देते हैं, तो वो क्या होती, वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होती। उस चीज़ को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया। जैसे आप कैमरे की ही बात करें, आप कैमरे से कोई फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन आपको बाद में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो इमेज होती है, डिटेल्ड इमेज की अगर हम बात करें, तो ये एक तरह की ब्लैक एंड वाइट होती है, जहाँ पर क्या होता है, जो इमेज की क्वालिटी होती है वो उसमें उतनी क्लियरिटी नहीं आती है, और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट में भी नहीं होती है, और आप उसको बाद में ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि डिटेल्ड इमेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जितनी भी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट है, तो ठीक है, और कहाँ से, ओरिजिनल इमेज से, और कैन नॉट बी रिकन्स्ट्रक्टेड, और वापस से उसको नहीं लिया जा सकता है, उसकी फ़ाइल से कंटेन नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा जो ऑप्शन है 2.6 का, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि डिटेल्ड इमेज ऐसी ही होती है जहाँ पर वापस से आप कलर को रीजनरेट या फिर रिकॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर जो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, लॉस्ट होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7, इन एन ईमेल मैसेज यूज़र्स इन CC यानी कि कार्बन कॉपी फील्ड कैन not see other recipients, whereas users in BCC fields can see all the recipients of the message। तो अगर हम बात करते हैं मैसेजेस की, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है CC कार्बन कॉपी का होता है, और एक होता है BCC। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो CC वाला फॉर्मेट होता है, यहाँ पर जब सपोज़ आपको जितने भी मैसेज हैं तो हमें ये पता तो होता है कि ये मैसेज अदर भी गया है, लेकिन BCC में हमें ये पता नहीं होता कि ये मैसेज अदर को भी गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, BCC कैन सी, जबकि BCC में क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि ये जो फाइल है या ये जो मैसेज है ये किसी और को गया है, जबकि CC में क्या होता है, पता होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है कि CC में आप देख नहीं सकते हैं, जबकि BCC में आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन पूरा क्या है, उल्टा है, जबकि BCC में आप नहीं देख सकते और CC में आप देख सकते हैं कि मैसेज किसको कहाँ गया है। तो जो 2.7 है ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.8, इन अ फ्रेम सेट टैग कॉल्स एंड रोज कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शंस विद वन अनदर। तो 2.8 में तो क्या है यहाँ पर कि अगर हम बात करें 2.8 की, तो यहाँ पर जब हम फ्रेम सेट कोई लगाते हैं तो फ्रेम सेट में होता क्या है, तो फ्रेम सेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है रो और कॉलम्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कंजक्शन के फॉर्म में, मतलब एक दूसरे के साथ उसको जोड़ नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, अगर आप फ्रेम सेट का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर आप कॉल से डिवाइड कर सकते हैं उसको, फिर रो से भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने विंडो बनाई वहाँ पर केवल आप कॉलम वाइज आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, या आपने उसको रो वाइज से स्टार्ट किया तो आप एंडिंग तक रो वाइज आप चाहें तो एक ही विंडो में अगर आप पार्टीशन करते हैं, फ्रेम की सेटिंग करते हैं, तो वहाँ कॉल्स और रो आप दोनों ही ले सकते हैं। तो हमारा 2.8 क्या हो जाएगा, 2.8 का जो हमारा ऑप्शन है वो नहीं। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कि फ्रेम सेट की, तो सबसे पहले फ्रेम सेट होता क्या है, HTML में अगर हमको सपोज़ हमने 4 से 5 फाइलें बना दी, और 4 से 5 फाइल बनाने के बाद हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी फाइलें क्या हो, एक साथ आएँ। लेकिन एक साथ अगर वो फाइलें आ रही हैं तो हम उन्हें कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं और हम उनको रो में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा सा डिफ़र है कि वो ये कह रहा है कि फ्रेम सेट जो टैग है उसमें कॉल्स यानी कि कॉलम के लिए एंड रोज़ यानी कि रो के लिए
कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद वन अनदर। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं कॉल्स और रोज़, क्या इन दोनों ही ऑप्शंस को आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें कोई पार्टीशन करना है तो हमने वहाँ लिख दिया फ्रेम सेट कॉल्स 20% एंड 80%, लेकिन क्या एक ही फ्रेम सेट टैग में हम ये लिखते हैं कि कॉल्स इतना हो जाए और रो इतनी हो जाए। जब हम दूसरा फ्रेम सेट यूज़ करते हैं तब हम कॉल्स लगाते हैं, या फिर हम कोई फिर से दूसरा फ्रेम सेट यूज़ करते हैं तब हम रोज़ लगाते हैं। लेकिन एक ही फ्रेम सेट के टैग में हम कॉल्स भी दे दें और हम रोज़ भी देते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है कि कैन नॉट कंजक्शन कहाँ गया, हाँ 2.8 का, तो कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद वन अनदर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 2.8 का ट्रू हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9 द इमेज एंड हाइपरलिंक बोथ कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ टेबल HTML। तो अगर हम बात करें इमेज की और हाइपरलिंक की तो दोनों को ही हम इंक्लूड कर सकते हैं HTML में, और जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 2.9 क्या हो जाएगा 2.9 फॉल्स हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.10 JPG कैन सेव फुल कलर इंफॉर्मेशन अबाउट एन इमेज comparing to GIF since JPG stored 24 bits per pixel whereas GIF is limited to 8 bits per pixel। अगर हम बात करें GIF और JPG फॉर्मेट में फ़र्क क्या होता है, तो जितने भी यहाँ पर एक्सटेंशंस होते हैं वो बनाए क्यों जाते हैं। अगर JPG ही सबसे अच्छा एक्सटेंशन होता है, अगर JPG बेटर होता है तो फिर बाकी का यूज़ क्यों किया जाता है। जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वाला एक्सटेंशन ज़्यादा अच्छा है, आपको यही यूज़ करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अलग अलग सर्वर पर अगर हम बात करें या अलग अलग एप्लीकेशन पे काम करें तो वहाँ पर ये बात भी बहुत मैटर रखती है कि कौन सी चीज़ किस एक्सटेंशन के साथ उसको ऑब्ज़र्व करी जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक इमेज को, अगर सपोज़ आपने कहीं फॉर्म भरा तो वहाँ आप उस चीज़ को GIF फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, आप उसको JPG फॉर्म में ही देंगे। तो वैसे ऐसे और बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर आप JPG फॉर्मेट में पिक्चर्स को डाल ही नहीं सकते। वहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आप PNG में डालिए, या फिर आपसे कहा जाएगा TIFF में डालिए, या फिर आपसे कहा जाएगा कि आप उसको GIF में डालिए। तो वहाँ पर हर एक चीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज़ को क्या किया जाता है, कस्टमाइज़ किया जाता है। इसीलिए अगर हम बात करें तो GIF में उस JPG के बराबर क्वालिटी नहीं होती, लेकिन कहीं पर यही यूज़ होता है। तो JPG में क्वालिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका बिट्स रेट भी क्या होता है, ज़्यादा होती है। GIF में कम होती है, इसीलिए इसका बिट्स रेट भी क्या होता है, कम होता है। अगर हम GIF की बात करें तो GIF की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारा बहुत सारा जो कलर्स होता है, लगभग 256 200 प्लस कलर्स होते हैं। अगर JPG की बात करें तो वहाँ पर मिलियंस ऑफ कलर्स को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन करके एक नई इमेज में एक नया कलर लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपको JPG में ये याद रखना है कि JPG का जो पिक्सल्स होता है वो ज़्यादा होता है किससे, आपका GIF से। उसकी लिमिट कितनी होती है GIF की 8, और जबकि JPG की कितनी होती है 24। तो हमारा 2.10 का क्या हो जाएगा, 2.10 हमारा हो जाएगा ट्रू। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस क्या है हमारा, मैचिंग। और मैचिंग टोटल कितने नंबर्स की है, तो मैचिंग टोटल है आपकी 10 नंबर्स की, और आपको 40 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें से आपको 20 मार्क्स लाना कंपलसरी। अगर आप 20 मार्क्स नहीं लाते तो आपकी रिटर्न कॉपी को चेक करा ही नहीं जाएगा, फिर आपने चाहे उसमें पूरे 60 के 60 कर लिए हो तो भी। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा पहले किस चीज़ पर फोकस करना है कि आप ऑब्जेक्टिव निकालिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो लिखना होता है, स्टूडेंट को याद होता है किसी चीज़ को एक बार पढ़ लिया तो उस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और फिल इन द ब्लैंक्स में आप कोशिश किया करिए कि पहले सारे ऑप्शंस को क्या करा लो, मैच करा लो। मैच कराने के बाद जब आपके ऑप्शंस मैच हो जाए उसके बाद आप शीट को क्या करिए, फिल करिए। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें और हम बात करें ट्रू फॉल्स की, तो वहाँ पर अगर कोई एक ऑप्शन गलत होता है तो वहाँ पर
आपको केवल वही एक नंबर जाएगा। लेकिन अगर मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स में गलत होता है तो आपका वो ऑप्शन तो गलत हो ही गई। और बाद में जब आप उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, जो ऑप्शन आप लगा चुके होते हैं आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बाद में उस ऑप्शन पर आप ध्यान नहीं देते, तो आपका वो ऑप्शन भी गलत हो जाता है और जो आप नया कर रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है। इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में और मैचिंग में आप पेशेंस रखें और पहले पूरे ऑप्शंस को मिला लें। अगर आपको आते हैं, जितने भी आते हैं उनको मिला लें, उसके बाद ही शीट को क्या करें, फिल करें। और आपको शीट में जो क्वेश्चन है शीट के लिए कुल मिलाकर आपको 1 घंटे दिए जाएंगे, जबकि रिटर्न के लिए आपको कितने घंटे दिए जाते हैं, 2 घंटे, और टोटल मिलाकर आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.1, जो कि क्या है, मैचिंग है। अब 3.1 से लेकर 3.10 तक हमारा क्या है, मैचिंग। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स बिटवीन डोमेन नेम्स एंड IP एड्रेसेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पूरे के पूरे ऑप्शंस को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। फिल इसलिए करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में आपके अलग से ऊपर आपको लगता है कि ये सही है, लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तब आपको पता चलता है वास्तव में जो ऑप्शन आप ऊपर करके आए वो उतना सही नहीं है जितना आपका नीचे वाला सही है। इसलिए आप पहले पूरा मैच कर लीजिए, उसके बाद आप भरिए। अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम और IP एड्रेसेस को, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा। अब देखिए, वैसे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं, देखिए अगर IP एड्रेस की बात करें, डोमेन नेम की बात करें, तो क्या क्रिप्टोग्राफी होती, नहीं। कैश मेमोरी, नहीं। कोई पेटेंट लॉ की बात की जा रही है यहाँ पर, नहीं। कोई बॉड रेट की बात हो रही, नहीं। कोई कॉपीराइट है, ये नहीं। कोई बुकमार्क है, नहीं। राउटर, नेटिक्वेट, लाइनेक्स, और अगर हम बात करें लिंक्स और हाइपर मीडिया, डिजिटल सिग्नेचर, माइम, तो ये ऑप्शन पूरे पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें कि डोमेन नेम और IP एड्रेसेस के बीच में कोई चीज़ उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो वहाँ पर वो क्या लिखा है, रिसॉल्वर। किसी तो डोमेन नेम और IP एड्रेस के बीच में जो ट्रांसलेशन कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिसॉल्वर। तो हमारा 3.1 का ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर C। तो 3.1 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, यानी कि रिसॉल्वर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर ऑफ द रेट एट विच डाटा इज़ ट्रांसफर्ड ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन। तो जब टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू जो डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर उस डाटा को मेज़र करने की जो रेट होती है, उस रेट को हम क्या कहते हैं, उस डाटा की रेट को हम कहते हैं बॉड रेट। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी लॉजिकल टर्म नहीं कि आपको समझ लिया और हो गया। यहाँ पर आपको याद ही करना पड़ेगा कि टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उस डाटा की जो मेज़रमेंट यूनिट है वो क्या है, बॉड रेट। तो हमारा 3.2 का आंसर क्या होगा, हमारा 3.2 का आंसर होगा E। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का, लोकल मेमोरी वेयर कॉपीज़ ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड और रिसेंटली रिक्वेस्टेड वेब पेजेस आर सेव्ड। तो यहाँ पर लोकल मेमोरी अगर हम बात करें, लोकल मेमोरी में जितने भी आप पेजेस वगैरह देख रहे हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंटली एक के बाद एक काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो जो सेव होने का मेथड है वो क्या कहलाता है। मतलब क्या है कि आपने जितनी चीज़ें देखी वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सेव हो रही हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी सेव हो रही हैं वहाँ पर लोकल मेमोरी क्या होती है। जब आप फ़ोन चलाते हैं और आप कुछ भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, आप उसको डाउनलोड नहीं कर रहे होते हैं, आप उसको अपने फ़ोन में सेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन का एक भाग कौन सी मेमोरी आपकी भरती रहती है, आपकी कैश मेमोरी भरती रहती है। और कैश मेमोरी किसका पार्ट होती है, जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होती है। तो यहाँ पर एक तरह की लोकल मेमोरी होती है जो कॉपीज़ को फ्रीक्वेंटली, जितनी भी आप फ्रीक्वेंट में यूज़ कर रहे हैं के बाद एक और तुरंत में रिसेंटली में, वो सारे के सारे पेजेस, वेब पेजेस क्या होते जाते हैं, सेव होते जाते हैं। इसीलिए जब आपका फ़ोन कभी हैंग होने लगता है तो आप कैश मेमोरी को
क्यों वहाँ से कैश मेमोरी को क्यों वहाँ पर आप क्लिक करते हो और उसके डाटा को डिलीट करते हो, क्योंकि जो भी आप काम करते रहते हैं वो कैश मेमोरी में क्या होता रहता है, सेव होता रहता है, जिसकी वजह से मेमोरी क्या हो जाती है, भर जाती है। यहाँ पर लोकल मेमोरी का जो मीनिंग निकाला जा रहा है वो किससे निकाला जा रहा है, कैश मेमोरी से। तो 3.3 का आंसर क्या होगा, 3.3 का आंसर होगा बी नंबर, यानी कि 3.3 का आंसर होगा बी, यानी कि कैश। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4, अ सेट ऑफ लीगल राइट्स एक्सटेंडेड टू एन इंडिविजुअल और कंपनी दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ क्रिएटिव वर्क। अगर हम बात करें कि क्या है यहाँ पर लीगल राइट्स, तो लीगल राइट्स को जो जितने भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी इंटेलेक्चुअल चीज़ें लग रही हैं, जहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी के थ्रू कोई चीज़ डेवलप हो रही है, सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, कोई आप क्रिएटिंग काम कर रहे हैं, कोई भी आपने कुछ भी आपने बुक्स वगैरह बना दी, तो वहाँ पर जो आपके राइट्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर राइट्स के हिसाब से देख लीजिए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर कहीं पर भी IPR तो आपका दिया हुआ नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका कॉपीराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट आप कराते हैं क्यों, ताकि वो जो चीज़ है, जो भी आपने क्रिएटिव चीज़ करी है, वो उसको क्या कर सके, उनके लीगल राइट्स को वो आगे बढ़ा सके। तो कॉपीराइट्स के थ्रू क्या होता है, वो चीज़ आगे बढ़ती रहती है, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है, उस चीज़ का कॉपीराइट मिल जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज्ड टू साइन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑफिशियली। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में अगर आप साइन करते हैं या करवाते हैं, तो उस मेथड को या उस ऑप्शन को या उस सोर्स को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, कि जो भी आपके ऑनलाइन सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, जो आपकी सॉफ्ट कॉपी में होते हैं, डिजिटल थ्रू होते हैं, वहाँ पर उसको आप क्या बोलते हैं, वहाँ पर आप उसको बोलते हैं इट इज़ अ डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर आए या फिर सॉफ्ट कॉपी सिग्नेचर आए या सॉफ्ट सिग्नेचर आए, इन सब का मतलब वही होता है। तो 3.6 का हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक वे में साइन के थ्रू उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है, या फिर उस चीज़ को क्या कर दिया जाता है, ओके कर दिया जाता है। तो वहाँ पर वो जो सिग्नेचर का टाइप है, वो सिग्नेचर टाइप क्या कहलाता है, डिजिटल सिग्नेचर। तो 3.6 का आंसर क्या होगा हमारा, 3.6 का हमारा आंसर होगा डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर हमारा किस में है, ऑप्शन L में है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7, अ वेब डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, ग्राफिक्स, मूवी और वीडियो एज वेल एज लिंक्स एंड नेविगेशन टूल। मतलब क्या कह रहा है कि एक वेब डॉक्यूमेंट है, मतलब जब आप सर्च करते हैं, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, जितना भी आप सर्च कर रहे हैं वो वेबसाइट पर कर रहे हैं, वहाँ पर जो पेजेस हैं वो क्या है, वेब पेजेस हैं। और उन वेब पेजेस में लगा क्या हुआ है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, मूवी है और लिंक हैं, और वहाँ पर नेविगेशन टूल्स भी हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, अब वैसे ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक्चुअली में है क्या, ये है एक तरह की मल्टीमीडिया का कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है कि यहाँ पर वेब पेज पर बात हो रही है, और वेब पेज को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होता है, हाइपर लैंग्वेज, यानी कि HTML जिसको हम बोलते हैं। तो HTML का जब यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर उसके थ्रू जितने भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ अटैच करते हैं या फिर लगाते हैं, तो वो भी किस में काउंट हो जाता है, हाइपर में। इसलिए इसका ऑप्शन 3.7 का क्या होगा, हाइपर मीडिया, क्योंकि ये सारी यानी कि ऑडियो, ग्राफिक्स, मूवी और वीडियो, ये सब क्या है, मीडिया हैं। लिंक्स वगैरह, जितने भी नेविगेशन टूल्स वगैरह, ये सारे के कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, मीडिया कहलाते हैं। लेकिन ये एक वेब डॉक्यूमेंट पर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हाइपर मीडिया कहेंगे। तो 3.8 का हमारा आंसर क्या होगा, तो 3.8 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3.8 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3.8 नहीं, 3.7 का, सॉरी ये 3.7 है। तो 3.7 का हमारा आंसर क्या होगा, 3.7 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन के, यानी कि हाइपर मीडिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, अ सिस्टम दैट इज़ यूज्ड बाय मेलर एंड वेब ब्राउज़र टू आइडेंटिफाई फाइल कंटेंट्स बाय
ऑफ फाइल एक्सटेंशंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेल के लिए देखिए, और मेल और यूज़र्स यानी कि मेल और वेब ब्राउज़र्स के बीच में जो आइडेंटिफाई होता है कंटेंट, वो किसके थ्रू होता है। कंटेंट की अगर हम बात करें तो दो ही हमारे पास होते हैं, एक हमारा होता है SMTP और एक होता है हमारा माइम। अब यहाँ पर देखिए, अगर कंटेंट को पहचानने की बात हो रही है कि कंटेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो आइडेंटिफाई हम तब करते हैं जब कंटेंट में क्या होता है, कुछ इंक्रिप्शन फॉर्म वगैरह में होता है। तो यहाँ पर वैसे नॉर्मली आपका जो कोड चलता है वो क्या होता है, स्काई कोडिंग चलता है, जबकि माइम में क्या होता है आपका नॉन स्काई कोडिंग में भी चलता है, मतलब नॉन स्काई कोडिंग में चलता है मैसेज वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें 3.8 की, तो यहाँ पर जो आपका मेल के लिए यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइम। तो 3.8 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइम। और माइम कहाँ पर है, ऑप्शन एम में। तो 3.8 का आंसर क्या होगा, एम, यानी कि माइम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9, आ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट डायरेक्ट्स पैकेट्स ऑफ डाटा अलॉन्ग अ नेटवर्क। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अलॉन्ग अ नेटवर्क, तो जैसे कि हमने बताया कि नेटवर्क अलॉन्ग, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉन्ग अ नेटवर्क, तो जो पैकेट्स होते हैं पैकेट्स को सेंड किया जाता है। तो सबसे पहले पैकेट्स कॉन्सेप्ट आता कहाँ पर, OSI मॉडल में आता है, जिसको और हम क्या कहते हैं, OSI रेफरेंस मॉडल भी होता है, जो इस कॉन्सेप्ट पर आता है OSI मॉडल, जिसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। वहाँ पर जो नेटवर्क लेयर होती है वहाँ पर पैकेट स्विचिंग का जो काम होता है वहाँ पर होता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग वहाँ पर जो डिवाइस काम कर रही है वो कौन सी हो रही है, राउटर हो रही है। राउटर का काम क्या होता है, टू सेलेक्ट बेस्ट पाथ इन गिवन पाथ, और वो उसके साथ उस चीज़ को पैकेट्स को भी क्या कर लेता है, उस चीज़ को पैकेट्स को भी वो ले लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि आ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट डायरेक्ट्स पैकेट्स ऑफ डाटा अलॉन्ग अ नेटवर्क। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा राउटर, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, राउटर। तो 3.9 का आंसर क्या होगा, राउटर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट मैचिंग की तरफ, जो कि हमारा है 3.10, वाइल यूजिंग ईमेल टू एक्सप्रेस ओपिनियंस or ideas, especially when the message will be read by people who do not know you well। अब मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप अपने ओपिनियन को, अपने आइडियाज़ को किस तरह से एक्सप्रेस करें, और इस्पेशली तब बात हो रही है जब आप जिस व्यक्ति का मैसेज पढ़ रहे हैं या जो व्यक्ति आपका मैसेज पढ़ रहा है, आप उस एक दूसरे को नहीं जानते। अगर आप बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट पर, तो आप ऐसे बहुत से बंदों के साथ आप चैट कर रहे होते हैं, आप वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, आप उनको डिजिटली तो जानते हैं कि ये बंदा ये है, ये बंदा ये है, लेकिन वास्तविक रूप में और फिज़िकली आप अगर फिज़िकली की बात करें तो आप उस इंसान को नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी आप उस इंसान को नहीं जानते, फिर भी जो आप टेक्स्ट वहाँ पर लिखते हैं, जो टाइप करते हैं, जो मैसेज भेजते हैं, तो वो मैसेज आप क्या करते हैं, एक मैनर में भेजते हैं कि सामने वाला बंदा हर्ट ना हो। तो किसी व्यक्ति से बात करने का जो रूल्स होता है, किसी व्यक्ति की अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति से जो इंटरनेट पर अगर इंटरनेट पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक नेटिक्वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेटिक्वेट और प्रोटोकॉल में एक थोड़ा ही डिफरेंट होता है, दोनों ही चीज़ मैनर को बताती है, लेकिन दोनों चीज़ों में फ़र्क ये होता है कि कम्युनिकेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो एक डिवाइस से जब दूसरी डिवाइस पर कोई कम्युनिकेशन किया जाता है, वहाँ पर जो मैनर होता है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब डिवाइस टू डिवाइस कोई चीज़ अगर कम्युनिकेट हो रही है, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो किस मैनर में, किस फ्लो में काम कर रही है, वहाँ का जो मैनर है मशीनरी के लिए काम करने के लिए, चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मशीन से मशीन डाटा जा रहा है तो किस फॉर्मेट में कैसे जाएगा, वहाँ का वो जो मैनर है वो प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। लेकिन एक यूज़र दूसरे यूज़र पे ऑन इंटरनेट, ओवर इंटरनेट कैसे बात कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे बात कर रहा है, उस बात का जो मैनर होता है, उस बात को जो डिटरमाइन करता है वो क्या होता है, नेटिक्वेट। तो नेटिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्सन के बिहेवियर से लगाया जाता है, जबकि
प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, किसी मशीन से रिलेटेड जो फॉर्मेट जनरेट किया जा रहा है डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, वो प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। जबकि प्रोटोकॉल साइकिल्स होता है, उसके थ्रू इफ़ वन डिवाइस से अनदर डिवाइस पे डाटा क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है और रिसीव होता है। लेकिन ऑन इंटरनेट जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस मैनर में बात कर रहा है और उसको किस मैनर में बात करनी चाहिए, एक पॉजिटिव मैनर होता है नेटिक्वेट। अगर नेटिक्वेट कोई बंदा किसी से कोई ये बात कर रहा है, अगर वो नेटिक्वेट्स के रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस बंदे से क्या कर रहा है, पॉजिटिवली बात कर रहा है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम बात करें 3.10 की, तो 3.10 में अगर आप किसी के साथ ईमेल करते हैं और वहाँ पर अपनी आइडियाज़ और एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, और फिर भी लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, वो व्यक्ति आपको नहीं जानता, तो वहाँ पर जो रूल्स वगैरह हैं वहाँ पर आपको क्या यूज़ करते हैं या क्या यूज़ करना चाहिए, तो वो क्या होता है हमारा नेटिक्वेट। तो 3.10 का हमारा आंसर क्या होगा, 3.10 का हमारा जो आंसर होगा वो आई होगा, ऑप्शन आई, जिसमें क्या है, नेटिक्वेट। अगर हम बात करें अपने अब नेक्स्ट और लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में, तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है वो क्या है, नेक्स्ट और लास्ट टाइप के हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन 4.1। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो टोटल नंबर ऑफ़ फिल इन द ब्लैंक्स कितने हैं, 10 हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की, (4.1) प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग पैकेट्स ओवर टेलीफोन लाइंस। अगर हम बात करें कि टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो प्रोटोकॉल का यूज़ होता है पैकेट्स को भेजने में, पैकेट्स की अगर हम बात करें तो पैकेट्स जो होते हैं वो OSI में भी भेजे जा रहे हैं, OSI मॉडल में भी भेजे जा रहे हैं। OSI मॉडल में कौन से जो है आपके वायर्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से नहीं यूज़ हो रहे हैं, आपकी गाइडेड मीडिया यूज़ हो रही है कि अनगाइडेड मीडिया यूज़ हो रही है, वो सारी बातें अलग हो गई। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है जहाँ पर आप डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डाटा को एज अ पैकेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओवर टेलीफोन लाइन, यानी कि टेलीफोन लाइन से, तब वो प्रोटोकॉल कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टेलीफोन लाइंस में, अगर टेलीफोन लाइंस के थ्रू अगर हम पैकेट की ट्रांसफरिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें एक प्रोटोकॉल की नीड होती है। वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है, स्लिप प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है, स्लिप। तो अब इसमें तो आपसे पूछ लिया गया है कि स्लिप प्रोटोकॉल होता है, लेकिन हो सकता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्लिप। तो आपको क्या याद रखना है कि स्लिप का फुल फॉर्म होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्लिप का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट तो IP और प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल हो गया, तो असल में क्या हो गया, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन या फिर ये डायरेक्टली दिया हो सकता है और आपसे पूछे जाएगा कि इसमें पैकेट्स को जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो कब किया जाता है, तो जब आपका किस टाइप की लाइन होती है, जब आपकी टेलीफोन्स लाइन्स होती है। अब हम बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पर 4.1 का आंसर क्या होगा, 4.1 का हमारा आंसर होगा स्लिप, यानी कि M ऑप्शन। तो 4.1 का आंसर क्या होगा, M। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, is a scripting language that is embedded in HTML and useful for adding dynamic features to web pages। तो यहाँ पर HTML के साथ आप दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर तो सबसे आसान बात ये कि यहाँ पर दूसरी कोई लैंग्वेज
यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई है ही नहीं। तो और जावास्क्रिप्ट होती कैसी लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो हमारा 4.2 का जो आंसर है वो क्या सही हो जाएगा हमारा, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ एम्बेडेड यानी कि HTML के साथ हम उसके टैग को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेज क्रिएट हो सके। तो 4.2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3, uses regular telephone lines and replaces modem with special adapters up to 5 times faster than a traditional modem। तो अब अगर हम बात करें मॉडम की, तो मॉडम अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इंटरनेट चलाने के लिए, कि आपने इंटरनेट ले लिया और आपने टेलीफोन लाइंस के थ्रू टेलीफोन लाइंस बिछा दी, आपने मॉडम से अपने कंप्यूटर को या अपनी डिवाइस को क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मॉडम को जो रिप्लेस्ड कर चुका है अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि और किस चीज़ से आप नेट को चला सकते हैं। तो आप और जो अगर बात करते हैं नेट को, तो आप चला सकते हैं राउटर से। तो यहाँ पर राउटर का यूज़ क्या होने लगा, अब राउटर का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा होने लगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, राउटर। राउटर का यूज़ हम करते हैं, राउटर कहाँ पर है, 4.3 का ऑप्शन राउटर आई में, किस में है, आई ऑप्शन यानी कि राउटर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4, मेक्स इट इजी एंड पॉसिबल फॉर नियरली एनीवन टू पब्लिश एंड ब्राउज हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जो आप जितनी भी चीज़ें पब्लिश करते हैं, ब्राउज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट, यानी कि वही जो आप जो आप क्रिएट करने हैं HTML के थ्रू वेब पेजेस को, तो वहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा 4.4 की अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन जब आप कोई भी चीज़ पब्लिश करते हैं, ब्राउज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, ताकि आप उस चीज़ को इजी वे में क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। जब आप कोई चीज़ वहाँ पर एक्सेस कराते हैं या फिर आप ब्राउज़र में जब डालते हैं सर्च बॉक्स में या URL में आप कुछ टाइप करते हैं, तो वहाँ पर देखिए एक चीज़ ऑटोमेटिकली लग कर आ जाती है। क्या अगर आप कोई वेबसाइट डालते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है www का मतलब क्या होता है, तो www का जो मतलब होता है वो होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की, तो वर्ल्ड वाइड वेब इस चीज़ को पॉसिबल और इजी बनाता है कि कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, जो पब्लिश कर रहे हैं, ब्राउज़ हाइपर टेक्स्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो कहाँ हो सके, इंटरनेट पर हो सके। तो हमारा जो ऑप्शन 4.4 का क्या होगा, www, जो कि ऑप्शन क्या है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 का, द कंपोनेंट दैट traverses the web कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पेजेस इज़ कॉल्ड। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, जो कलेक्शन करता है वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन की। वैसे देखो कोई भी चीज़ को कलेक्ट करने वाला क्या, किसी भी चीज़ का कलेक्शन क्या होता है, गैदरिंग होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो कलेक्शन कर रहा है, उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, तो वहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा, गैदरर कहा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट का हमारा ऑप्शन होगा 4.5 का ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6, आ प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन डिज़ाइन टू ट्रांसपोर्ट मैसेज बिटवीन वर्क स्टेशन एंड मेल सर्वर इज़ कॉल्ड। अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो कौन सा प्रोटोकॉल डिज़ाइन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मैसेज को वर्क स्टेशन से, मतलब वर्क स्टेशन और ईमेल सर्वर। तो यहाँ पर उनको कहते क्या हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है। तो जब ऑप्शंस की सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप एक बार ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ISDN है, ये तो यहाँ पर होगा नहीं, गैदरर हो चुका, जावास्क्रिप्ट हो चुकी। अगर हम बात करें 4.6 की, तो हमारा जो 4.6 में आंसर होगा वो होगा IMAP। क्या होगा 4.6 में, IMAP। तो IMAP क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, जिसका काम क्या होता है, एंड पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये समझिए
कि अगर हम बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मैप का मतलब ये हो गया, तो वहाँ पर बोल देता है कि IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि IMAP का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि वहाँ कहीं कहीं ट्रू फॉल्स में यही आपसे दे दिया जाएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMAP। तो आपको लगेगा कि मैप का मतलब मैप है और आई का मतलब है इंटरनेट मैप। तो ऐसा कुछ नहीं है। IMAP का मतलब क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ही पॉप होता है, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल होते हैं, इनका यूज़ क्यों होता है? मैसेज के लिए होता है कि मैसेज कहाँ से कहाँ के बीच की बात हो रही है, वर्क स्टेशन और मेल सर्वर के बीच में। तो IMAP को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर IMAP के अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं है। अगर यहाँ पर IMAP के अंदर भी आपको क्लासिफिकेशन दे देता कि आपको ऐसे ही करना है, तो IMAP भी होता है और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी होता है। लेकिन जब हम सर्वर से मेल को या फिर मैसेज को या फिर किसी फाइल को लेते हैं या फिर एक्सेस करते, तो वहाँ पर इन पॉप में यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में, दोनों में क्या होता है? प्रोटोकॉल्स में फ़र्क होता है। वहाँ पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। उनके फीचर्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपसे पूछा गया था कि ट्रांसपोर्ट की मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसके बीच में? वर्क स्टेशन और मेल सर्वर के बीच में जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है या फिर जिस प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया गया है, उसको क्या कहते हैं? IMAP। तो आपको फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए IMAP को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMAP? तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMAP। तो हमारा 4.6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन J। तो हमारा 4.6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर J। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.7। इज़ द प्रोटोकॉल बाय विच अ मशीन कैन ऑब्टेन एन IP नंबर एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द लोकल नेटवर्क। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है कि हमने ऑप्शन देख लिया और लॉजिक लग गया, हमने टिक कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी डिवाइस को ऑन इंटरनेट कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक IP एड्रेस मिलता है। जब आपको एक IP एड्रेस मिलता है, तब आप उस चीज़ को क्या करते हैं? इंटरनेट पर कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डिवाइस को। लेकिन उस डिवाइस को या फिर आपको IP एड्रेस लेने के लिए पहले तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने तुरंत ले लिया और आपको मिल गया। पहले आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर हम बात करें 4.7 की, तो DHCP क्या होता है? ये एक तरह का प्रोटोकॉल के लिए क्या कराता है? कॉन्फ़िगरेशन कराता है। ये क्या कराता है? एक तरह के प्रोटोकॉल के लिए कॉन्फ़िगरेशन कराता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये हमारा एक तरह के डायनेमिक होस्ट की अगर हम बात करें, वहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल या फिर प्रोटोकॉल को देने के लिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए यहाँ पर जो एक प्रोटोकॉल है वो कौन सा हो, तो हमें बताना पड़ेगा। दैट इज़ DHCP। तो 4.7 का आंसर क्या होगा? तो 4.7 यानी कि प्रोटोकॉल कौन सा होगा? DHCP। तो 4.7 का आंसर होगा ऑप्शन C। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IP प्रोटोकॉल इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द OSI लेयर। तो OSI मॉडल की अगर हम बात करें, तो OSI मॉडल में अगर हम देखें, तो OSI मॉडल, तो आपसे पूछा जा रहा है कि IP प्रोटोकॉल इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द OSI मॉडल कि मतलब कौन सी लेयर की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन में ये देखना है कि लेयर हैं कितनी। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है आपकी, है ना, और क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई और नेटवर्क लेयर हो गई। अब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की और नेटवर्क लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर में हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो जो नेटवर्क IP
आईपी प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड द वैसा ही। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ट्रू होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इन नेटवर्क लेयर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 4.8 का आंसर क्या होगा, 4.8 का आंसर होगा हमारा नेटवर्क लेयर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.9 का, फीचर ऑफ ब्राउज़र यूज्ड टू रिविजिट वेबसाइट्स विजिटेड ड्यूरिंग अ गिवन सेशन। जो फीचर्स होता है वेब ब्राउज़र पर, जितने भी टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी टाइम आप किसी वेबसाइट पर रहते हैं और रहने के बाद मतलब जितने भी टाइम आप रहते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती रहती है, एक जगह सेव हो रही हैं। और अगर आप बाद में चाहो तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, या फिर उस चीज़ को क्या कर सकते हो, रिविज़िट कर सकते हो। यानी कि जितनी चीज़ें आपने देखी हैं, जिस दौरान आपने जितनी भी वेबसाइट पर चीज़ें देखी हैं और बाद में फिर से आप वही देखना चाहते हैं, तो हम कहाँ से जाते हैं, हम जाते हैं वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री पर। और हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि हमने कौन कौन से टैब वगैरह खोलें। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 4.9 का, वो हिस्ट्री एक ऐसा फीचर्स है, यानी कि हिस्ट्री ब्राउज़र का फीचर्स है जिसको यूज़ करते हैं रिविज़िट करने के लिए, क्या, वेबसाइट। क्यों, कौन सी, जो हमने विज़िट की थी, कौन सी, गिवन सेशन। मतलब जितना टाइम आपने दिया उतने टाइम में आपने जो वेबसाइट देखी उस वेबसाइट को सेव कर लिया है, कहाँ पर, हिस्ट्री में। तो चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका वेब ब्राउज़र हो, जहाँ पर भी आप चीज़ें कर रहे हैं वो सारी की सारी स्टोर होती रहती है एज हिस्ट्री, ताकि आप उस चीज़ को रिविज़िट कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्या है, डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा इज़ कॉल्ड। तो पता है आपको कि जो हमारी ट्रांसलेटिंग डिवाइस या फिर डिजिटल सिग्नल, जिसमें से एनालॉग से डिजिटल होता है और डिजिटल से मतलब वाइस वर्सा, मतलब क्या होगा, पहले डिजिटल से एनालॉग होगा, फिर एनालॉग से क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका तो सबसे आसान आंसर है क्या, मॉडम। मॉडम इज़ एन डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा मॉडम। तो मॉडम में क्या होता है, डिजिटल से एनालॉग में ट्रांसफ़र होता है डाटा, यानी कि डाटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद एनालॉग से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनालॉग से फिर कन्वर्ट हो जाता है आपका डिजिटल में। तो हमारा 4.10 का आंसर क्या होगा, मॉडम। अब ये हमारे 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। ये 40 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो गए हैं और इन्हें आप जो भी नए तरह के क्वेश्चंस आए हैं इनको आप एक कॉपी में नोट करते जाइए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको आपके कमेंट का आंसर किया जाएगा। अब इसके थोड़े से आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, कि ऐसे बहुत सारे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए लगता है। तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे माइम हो गया, आपका SMTP हो गया, आपका पॉप हो गया और आपका IMAP हो गया, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, तो दोनों ही करने के लिए ही आपको बताया जा रहा है। तो आप वहाँ बता सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज़ कुकीज़, कुकीज़ क्या होती हैं, हाउ द कुकीज़ आर क्रिएटेड एंड हाउ डू यू रिमूव कुकीज़ फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आप किस तरह से कुकीज़ क्या होती हैं, ये कैसे क्रिएट होती हैं और आप इसको किस तरह से कुकीज़ को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। व्हाट इज़ माइम, तो माइम क्या है, ये सेंड करता है बाइनरी डिजिट, और ये मतलब किस हिसाब से बाइनरी डाटा में किस हिसाब से क्या करता है, मैसेज वगैरह को सेंड कर सकता है। फिर उसके बाद सेंड करता है। फिर व्हाट इज़ वेब पेजेस, ये सारे आंसर क्या हैं, बहुत ईजी हैं सारे जितने भी क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद नीचे देखिए कि आपको बताना है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, समरी लिखनी है इस चीज़ पर। फिर आपको एक प्रोग्राम बनाना है ऑप्शंस और सिलेक्शंस के थ्रू। तो ये है व्हाट इज़ वेब पब्लिशिंग टूल्स, ये सब बताना है। व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट,
अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, पॉजिटिव नंबर, फिर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कैसे क्या, फिर उसके बाद क्या है आपका कि स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है, फायरवॉल एंड प्रॉक्सी सर्वर्स, नेटवर्क स्निफर्स, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो इन सब टॉपिक पर आपको जो है थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन आज बस आपने कितना सॉल्व किया है 40 नंबर का, और 40 नंबर पर आप ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको 100 मार्क्स में सबसे पहले तो 40 नंबर में 20 नंबर लाना होगा। अगर आप 20 नंबर लाते हैं तो ही आपकी थ्योरी की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज़ आपकी थ्योरी की कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए आपको 40 में से कम 20 नंबर लाने ही हैं, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपके 40 में से 35 से प्लस क्वेश्चन सही हो जाएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।